बच्चों, अगर आपका 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर है और आप चाहते हैं कि 70 में 70 स्कोर करें या मैक्सिमम अंक स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो विज्ञान के पेपर का लेवल होगा वो किस प्रकार का लेवल होगा। प्रश्न आसान आएंगे या कठिन आएंगे, प्रश्नों का उत्तर हमें कैसे लिखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये होता है कि कॉपी को लिखना कैसे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को आंसर आता रहता है, उसके बाद भी उनको नंबर कम मिलता है। तो नंबर कम मिलने का भी रीजन है कि कॉपी को आप अट्रैक्टिव नहीं बना पाते हैं, या अगर आपको एक दो प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप अपने कॉपी को इतना अट्रैक्टिव बना लीजिए कि जो एक दो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं अगर उसे आप बनाकर भी लिखें तो आपको पूरा नंबर मिल सके। बच्चों, वीडियो बहुत छोटा है पर इंफॉर्मेटिव है। आप वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा कि ये आपके काम की वीडियो है। सबसे पहले बात करें बच्चों आपके कॉपी की। ठीक है, तो कॉपी लिखने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जो विज्ञान का पेपर है, ठीक है, वो उसमें अब क्या हो चुका है बच्चों, एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं। और ये 20 नंबर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये 5 से 10 मिनट में, मैक्सिमम मैंने 10 मिनट बताया है, मिनिमम 5 मिनट में आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, और बाकी का जो समय आपका बच रहा है, आप उसमें जो है जो लिखने वाले क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली बात बेटा यह है कि आप यही पेपर का इंस्ट्रक्शन देखिए। पेपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ना बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना पेपर के इंस्ट्रक्शन पढ़े आप, ठीक है, लिखना अगर शुरू कर देते हैं तो बहुत गलत बात बच्चों, इससे जो है आप थोड़े बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पेपर को पढ़ते हैं। क्या है कि प्रश्न पत्र जो है आपका ये 2 खंडों में डिवाइड है, खंड आ और खंड बा में। ठीक है, अब आगे कह रहा है खंड आ जो है, ठीक है, और खंड बा, ये तीन तीन उपखंड में डिवाइड है, का खा गा। ठीक है, खंड आ भी 3 उपखंड में और खंड बा भी 3 उपखंड में डिवाइड है। अब इसमें से कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड आ में जो है वो क्या है बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से विकल्प को गोला करना है। यानी कि जो खंड आ है, ठीक है, खंड आ, ये बच्चों आपके 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको कॉपी पे नहीं बल्कि कहाँ लिखना है, ओमार सीट में सही विकल्प का गोला करना है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। अब खंड आ वाली बात हो गई ओमार सीट की, लेकिन खंड बा की जो बात है, खंड बा की जो बात है उसे हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों खंड आ वाले सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर क्या। यहां पे जैसे खंड आ के उपखंड का अगर हम पेपर देखें तो उपखंड का में क्या है, फिजिक्स है, और उपखंड बा की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जो है केमिस्ट्री होगी, और उपखंड का खा और ये गा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर आपका बायो होगा। तो सबसे पहले आप एक एक क्वेश्चन क्लियर कर लो बेटा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश भाग या अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसका जो बच्चों सही आंसर है वो सूक्ष्ममंडल अर्थात कि कार्निया पर जो है उसके अधिकांश भाग का अपवर्तन होता है। और दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बोल्टता को निरूपित करता है, या कौन सा इसमें बोल्टता को निरूपित करता है। तो V बराबर होता है फार्मूला W/Q, और Q बराबर जानते हो I/T होता है। तो Q W/I गुणे T करोगे तो W क्या होता है, किया गया कार्य, और I क्या है, विद्युत धारा, और T क्या है, समय। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी गलती आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी गलती हम देख रहे हैं कि एग्जाम टाइम में मैक्सिमम बच्चे यही कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सीधे आंसर को एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, मतलब सीधे प्रश्न पढ़े इसका विकल्प ये सही होगा। तो बेटा आप कितना एमसीक्यू क्वेश्चन रटोगे, अगर आप रटोगे तो चीज़ों को भूलते हुए जाओगे। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप 2 प्रश्न पढ़ें, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें, समझ कर पढ़ें। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसका आपका वो छूटने ना पाए, बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु अर्थात कि बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये बच्चों केवल और केवल एक ही कंडीशन होगा, आपको याद होगा जब आप अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचते होंगे, तो अगर मान लीजिए ये आपकी फोकस है और ये वक्रता केंद्र सी है, तो इसके बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तब हमें वस्तु का
बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रखते हैं फोकस पर, तो प्रतिबिंब बड़ा तो बनता है पर वास्तविक नहीं होता, बल्कि वो कहाँ चला जाता है, अनंत पर चला जाता है। और जब P और F के बीच में रख देते हैं तो हमें क्या होता है, वस्तु वास्तविक की जगह आभासी प्राप्त होने लगता है। ठीक है, तो यानी यहाँ वास्तविक और बड़े बड़े की बात हो रहा, तो वास्तविक और बड़ा तभी हो सकता है जब जो है, ठीक है, वस्तु कहाँ हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पे आप सी को गोला करेंगे। आगे कह रहा है बच्चों, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब क्या कह रहा है कि कोई भी विद्यार्थी श्याम पट पे लिखे हुए अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे हुए अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा है। तो क्या होगा बच्चों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि उसका जो नेत्र का निकट बिंदु है वो क्या हो गया है, दूर हो गया है। क्योंकि वो दूर की चीजें पढ़ ले रहा लेकिन पास की नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसका जो दूर बिंदु है बच्चों, या उसके आंख का जो निकट बिंदु है वो कहाँ चला गया है, दूर चला गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1.5 या 1/5 ओम है का उपयोग करके निम्नलिखित, जब सबसे निम्नतम की बात की जाएगी बच्चों, तो निम्नतम के लिए हमेशा आप प्रयोग करेंगे समांतर क्रम। तो अगर समांतर क्रम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि किसकी बात हो रही है, 5 प्रतिरोध, और हर एक प्रतिरोध का मान कितना है, यानी कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर कितना है, 1/5। तो अब सबका मान रख दो बच्चों, यहाँ पे इसका मान रखोगे 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 1/1/5 प्लस 1/1/5 हो गए 5। अब क्या होगा, ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो 5/1 यानी कि 5 हो जाएगा, 5/1 5 कितनी बार हो जाएगा, 5 बार। तो 5 को 5 बार जोड़ोगे कितना आ जाएगा बेटा, 25। तो 1/R बराबर कितना आ गया, 25। तो ये इंप्लाइज करेगा R बराबर कितना हो जाएगा, 1/25। ठीक है, तो यानी इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए यहाँ पे हमने कॉपी पर भी अच्छी तरीके से लिख रखा, लेकिन हालांकि आपको कॉपी पे आंसर नहीं देना है, आपको आंसर कहाँ करना बेटा, OMR सीट पर आपको आंसर करना है। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से हम आपके और भी जो विस्तृत वाले प्रश्न हैं उनको भी आपको हम लिखकर ऐसे ही बता रहे हैं कि ऐसे ही आपको एग्जाम में अपनी कॉपी को बेटा बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाना है। चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूरब से पश्चिम की ओर नियत धारा प्रवाहित हो रही है। एक चीज बच्चों एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये आपके मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं या जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक कहीं भी खोजेंगे इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ये मॉडल पेपर हम बच्चों सॉल्व कर रहे हैं, आप इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें से भी आपके क्वेश्चन के आने की संभावनाएं रहती हैं। तो जिससे इसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे तुरंत जो है सॉल्व कर सके बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए दिए गए चित्र के अनुसार कागज में क्षैतिज तार में पूरब से पश्चिम की ओर धारा बह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। क्या कह रहा है, इसमें जो विद्युत धारा है बेटा वो पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है। कहाँ से, पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है, और कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी इस प्रकार से, उत्तर से दक्षिण की ओर, इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो उत्तर ये है, दक्षिण ये है। तो अब यहाँ पे आप ये उंगली तो नहीं लग पाएगी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप नियम लगाएंगे दाएं हाथ की, ठीक है, हथेली का नियम, तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखो और उंगलियों को उस दिशा में मोड़ो जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना। अब चुंबकीय क्षेत्र में क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण, और किसी भी
डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ऊपर का जो डायरेक्शन होता है वो उत्तर होता है नीचे, तो यानी उंगलियां हमारी ऊपर से नीचे की ओर मुड़नी चाहिए, इस प्रकार से मुड़नी चाहिए, इस प्रकार से उंगलियां मुड़नी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप उंगलियों को मोड़ेंगे तो ये जो बिंदु होगा वो ऊपर की ओर होना चाहिए। अगर बिंदु ऊपर होगा तभी देखो हमारी ये उंगलियां ऊपर से नीचे की ओर मुड़ेंगी, अगर बिंदु नीचे होगा तो उंगलियां नीचे से ऊपर की ओर मुड़ेंगी। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो तार के ठीक ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर होगा तभी आप ऐसे उंगलियों को ऊपर की दिशा में रखो, मोड़ोगे तब ना ये नीचे सॉरी ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। देखो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है ना, और ऊपर से नीचे की ओर जाने का मतलब क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण में भी जो है अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, उत्तल लेंस में भी बनता है। तो अब यहाँ पे केवल केवल की बात कर रहा है, तो जो केवल केवल वाले हैं ये सारे आंसर हो जाएंगे आपके गलत। सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से आप आइए यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री वाले पार्ट की, एक मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु क्या होता है बेटा? समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब इसी प्रकार से और भी नीचे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, कह रहा निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोजन को पहचानिए। यानी असंतृप्त हाइड्रोजन का मतलब ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि यहाँ हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कार्बन की उस श्रृंखला को हमें पहचानना जहां कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं है। तो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट कहां नहीं है, एक एक को आप मॉडिफाई करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 है ना, तो एक बांड इसके साथ लगा है, बाकी 3 हाइड्रोजन है, इसका कहानी हो चुका है। ठीक है, एक बांड यहाँ लगा हुआ, एक बांड यहाँ लगा, 2 हाइड्रोजन, एक एक ऊपर हो जाएगा, इसकी 4 पूरी हो जाएगी, इसकी भी 4 पूरी हो जाएगी। ये तो बेटा संतृप्त है। इसी प्रकार से आप इसका चेक करो, एक यहाँ लगा हुआ, 3 इसके साथ है, 3 एक 4 हो गया, एक यहाँ है, एक हाइड्रोजन है, 2 हो गया, 2 यहाँ है, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 हो गया और ये 3 हो गया, एक 4 हो गया, ये भी कंप्लीट है। अब यहाँ इसी प्रकार इसकी चेक कर लो, तो इसकी अगर चेक करोगे CH3, देखो एक यहाँ है, 3 हाइड्रोजन, 4 कंप्लीट है। अब इसकी अगर आप देखो तो कार्बन के साथ 1 2 3 ये है, हाइड्रोजन 1 है, 4 कंप्लीट है इसका भी। ठीक है, अब इसका भी कंप्लीट है, तो बचेगा कौन? बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। हमारे पास कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, और भैया ये भी तो है, ये 5 हो गया, ये असंतृप्त है। ये क्या है? असंतृप्त है, यानी कि 4 से ज्यादा शो कर रहा है, तो असंतृप्त यही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो इस प्रकार से जो है आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। हालांकि एक सेकंड, यहाँ पे कोई ना कोई एक और ऑप्शन होगा जहाँ पे बैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो डी के साथ कोई ऑप्शन है, तो डी के साथ बी भी है, डी के साथ सी भी है, तो बी और सी को एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें जो है दिक्कत वाली बात जरूर होगी। ठीक है, तो ये चीज, तो यहाँ पे जो बच्चों होगा ये सी भी आपका असंतृप्त है, यानी कि जो सी है ये भी असंतृप्त है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बेटा सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी प्रकार से आपके और भी क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन देखिए, आप सबसे पहले क्या करिएगा, अगर आप मॉडल पेपर अभी तक प्रिंट आउट नहीं कराए होंगे तो मॉडल पेपर का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट जो है लेकर उसको हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं डिस्क्रिप्टिव वाला कैसे आपको लिखना है। जैसे देखिए, अब खंड बा की अगर हम बात करें, जो कि है आपका वर्णात्मक प्रश्न। अब सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, ये आपका वर्णात्मक प्रश्न है। क्या क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। चिन्ह परिपाटी का मतलब है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम लिखना है। तो चिन्ह परिपाटी का नियम बच्चों ये आपको 4 नंबर में पूछा गया है, तो 4 नंबर में पूछा गया है, तो एटलीस्ट कम से कम आप इसे पूरा डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, इसे आप क्या करेंगे बच्चों, डिटेल में लिखेंगे, कहीं पे भी आप कंजूसी नहीं करेंगे लिखने में। कैसे लिखना है ये देखिए, पूरा हम आपको बेहतरीन ढंग से लिखकर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। ठीक है, तो आपको सीधे जो है वहां पे क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर डालना है खंड बा। खंड बा का कौन सा उपखंड है? खंड बा का बेटा उपखंड नंबर कौन सा है? का है। और उपखंड का कौन सा प्रश्न उत्तर है? प्रश्नोत्तर नंबर 1 है। ठीक है,
अब इसका आंसर आपको कैसा लिखना है, इस प्रकार से आप बेटा हेडिंग डालेंगे, ठीक है। आप अच्छी तरीके से हेडिंग डालेंगे और बिल्कुल साफ-साफ राइटिंग में सबसे पहला नियम क्या है कि दर्पण पर जो भी प्रकाश किरणें हैं, जैसे देखिए दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित कराई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई दर्पण है, चाहे ये अवतल दर्पण हो, ठीक है, ये आपका अवतल है और ये आपका उत्तल है, चाहे अवतल हो या अवतल है, जो प्रकाश है वो हमेशा बाईं साइड से यानी इस डायरेक्शन से, ठीक है, बाईं साइड से आपतित कराई जाती है। ये रूल नंबर 1 है। दूसरा कह रहा है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। यानी कि जो दर्पण से दूरियां नापी जाती हैं वो कहाँ से नापी जाती हैं बेटा, ये दर्पण का ध्रुव होता है, यानी कि जिसे हम लोग पी के नाम से जानते हैं। जो भी दूरी नापेंगे, चाहे इधर से ये मान लेते हैं ये दर्पण का ध्रुव है, यहाँ पे वस्तु है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी नापेंगे ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के साथ जो है दूरी नापी जाएगी और कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे, चाहे उत्तल का होगा चाहे अवतल का होगा। अवतल का होगा तो इसे, उत्तल का होगा तो भी ध्रुव से ही दूरी नापी जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक, बोलो कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है। यानी कि ये जो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ये जो ध्रुव यानी कि पी है, दाईं ओर यानी कि इस साइड की दूरी, दर्पण के ये दाईं साइड की जो दूरी है, ये देखो दाईं साइड वाली जो दूरी है ये क्या है, प्लस ली जाएगी यानी कि पॉजिटिव ली जाएगी। और दर्पण के बाईं ओर की दूरी, ये इधर की दूरी, बाईं ओर की जो दूरी है वो ली जाएगी बेटा नेगेटिव, ठीक है। बाईं ओर की दूरी ये इसका बाईं होगा, ठीक है। तो ये जो ध्रुव है, ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट है। क्या है, चौथा पॉइंट है। पॉइंट वाइज आपको लिखना है ऐसे अच्छे राइटिंग में, बिल्कुल साफ साफ। अगर आपकी राइटिंग नहीं बन रही है तो भी आपको साफ साफ लिखना है। पांचवा क्या है, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे की ओर, ठीक है, कैसे ली जाएगी वो भी देखो। ये अगर मान लीजिए आपका वस्तु है, ठीक है, और ये आपका प्रतिबिंब है, ठीक है, तो जो वस्तु की लंबाई है ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है, और ये प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। तो जो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई है, तो आप मुख्य अक्ष को देखेंगे, मुख्य अक्ष से अगर ऊपर की ओर वस्तु रखा गया है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर अगर वस्तु रखा गया है तो ये इसकी हाइट जो होगी वो प्लस होगी, और अगर मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है तो ये माइनस में होगी, ठीक है। यही बेटा चिन्ह परिपाटी का क्या है, नियम है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट वाइज बेटा बिल्कुल आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद अगर उस आंसर में फिगर रहेगा तो ऐसे साफ साफ आपको फिगर भी बनाना है, ठीक है। तब बेटा आपको फुल अंक मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब कल बच्चों हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम आपको एक डेमो भी दिखा दे रहे हैं। हमने आपके साइंस के पूरे एक सभी लघु उत्तरीय प्रश्न, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है इंपॉर्टेंट, उन सब को जो है राइट कर रखा है। इसका आंसर और विस्तृत वालों का एक तरफ रख रखा है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री और बायो हर एक चीज़ का है। तो इसका पूरे का सलूशन एक मैराथन क्लास में आपकी कल लेने वाला हूं। तो जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे कल जो है आपके साइंस की जो हम एक वन शॉट वीडियो, कल आपको मैं एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इसके अंदर साइंस का कंप्लीट लेक्चर, ठीक है, पूरे साइंस का बिल्कुल कंप्लीट वीडियो होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी के कंप्लीट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। और पूरे साइंस का पेपर अगर आप देखेंगे तो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर से आपका पेपर आएगा। तो बच्चों एक चीज़ आप क्लियर हो गया कि एग्जाम में हमें कॉपी को कैसे लिखना है। इस प्रकार से हमें कॉपी को लिखना है, जिस खंड को हम लिख रहे हैं वो खंड हो जाएगा, और उस खंड के कौन से उपखंड को हम कर रहे हैं वो लिखोगे, और उसके बाद उस उपखंड के कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो वो नंबर आप डालोगे, और उसके बाद इस तरीके से आप अपना आंसर बिल्कुल अच्छे से लिखोगे। और अगर उसमें
उसमें फिगर रहेगा, तो इस प्रकार से उसमें आप अपना फिगर भी साफ-साफ बनाओगे। और वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तो जो ग्रह होते हैं इनकी दूरी पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, ठीक है? और तारे इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो दूरी ज़्यादा होने की वजह से अपवर्तन ज़्यादा होता है, ठीक है? यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना हो जाएगी, ठीक है? तो दूरी ज़्यादा होने की वजह से तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे लिखना है जैसे हमने अभी भी एक क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है? इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो और भी क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। विद्युत मोटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसी तरीके से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का है। तो कल बच्चों, कल का सेशन आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और जो भी बच्चे अभी तक, ठीक है, मॉडल पेपर नहीं सॉल्व किए होंगे तो सबसे पहले वो आप फिजिक्स का मॉडल पेपर जो है साइंस का सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कल की वन शॉट वीडियो आपको मिल जाए। और अगर आप बेटा सही में 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं तो कल का सेशन आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पर देखा है, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल एक-एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके बताया, ठीक है? जिससे वो आपको याद रहे। और बहुत जगह मैंने ये भी देखा है कि बस क्वेश्चन पढ़े, आंसर बता दिए, ठीक है? तो मतलब रटने वाला काम, रटाने वाला काम किया जाए, रटने वाली चीज़ों से दूर रहो, ठीक है? बट आप आज रट के जाओगे, सुबह आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे। यकीन मानो अगर आप रट के जाओगे, तो सुबह एग्ज़ाम तक ज़रूर भूल जाओगे, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। ओके, थैंक यू।